दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में आज ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम आपको आज ज्योग्राफी में जो पहला इसका खंड है ये है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल पे हम आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है दोस्तों ये है ब्रह्मांड। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो उसका नाम दिया है द्रव्य। क्या कहा है? द्रव्य। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी गैलेक्सी भी कहते हैं। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसमें ये है जॉर्ज लेमेत्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। कौन थे? एडविन हब्बल। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ये है आपका 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलज्ञ और पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम ने 1960 से 70 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि पिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिससे पदार्थ का बिखराव हुआ और काले और सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा के नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पूर्व हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र से है? तो बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला, आकाशगंगा का आकार है कैसा है? तो सर्पिला आकार है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल्ब तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नाम दिया गया है जिसका 80% आकार सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा। किसने देखा था? सर्वप्रथम गैलीलियो ने। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है लुबधक। कौन है? लुबधक। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लुबधक या इसे सीरियस भी कहा जाता है। सीरियस तारामंडल नहीं बल्कि यह आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे आर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसिओपिया या शर्मिष्ठा आदि हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं दोस्तों, गैस धूल करोड़ अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है?
तो वह कहलाता है आपका आकाश गंगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला सर्पिल आकार की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र कहते हैं इसे। और एटिमोलॉजी जो होता है यह व्युत्पत्ति शास्त्र या स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड होता है। और एनाटॉमी जो होता है शरीर रचना विज्ञान होता है। अगला है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो कौन सी आकाशगंगा? वह है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बधे गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा देवयानी है। एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी मंदाकिनी और देवयानी मंदाकिनी और NGC-M 33 है। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाश गंगाएं हैं। अगला है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा है? तो वह है केपलर 452b। इसके बारे में देख लेते हैं। तो केपलर 452b केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी 2 भी कहते हैं। अगला है, वो कौन सा नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो कौन सा नक्षत्र है उसे हंटर कहा जाता है? यह है ओरियन। कौन सा है? ओरियन। इसके बारे में देख लेते हैं आगे। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो कौन सा वो है? सीरियस। इसके बारे में दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। अगला, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो 2061 में। हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में और फिर से वर्ष 2061 में दिखाई देगा। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है, मतलब हंटर के नाम से जाना जाता है, वह है ओरियन। कौन सा है? ओरियन तारामंडल। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम को देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी ध्रुव में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल क्या कहते हैं? अर्सा मेजर कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो तारामंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारामंडल। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम पे उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिसके समान इस तारा समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल जो हैं सप्तऋषि हैं, मृगशीर्ष हैं, धनु, ध्रुव, मत्स्य, सिग्नस आदि हैं। अगला है, तारों का ऐसा समूह जिसे उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो वह तारामंडल कहलाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो तारे का समूह को तारामंडल कहते हैं और यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा है एक। अगला है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी एजेंसी? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस या फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? कितने तारामंडलों का नाम दिया गया? टोटल 88 तारामंडलों का नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो एक ही तल पे स्थित होते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसे हाइड्रा तारामंडल, जिसमें हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं तारे? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों का मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम जो होता है 30 से 10% तक होती है। आकाशगंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। क्या नहीं है? तो यह रेगुलर्स जो होता है यह बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स और एलिप्टिकल्स और इरेग्युलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है। अगला है, ग्रेट बियर नाम है। क्या नाम, किसका नाम है? तो ग्रेट बियर जो है आपका यह एक गैलेक्सी या तारामंडल का नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो ग्रेट बियर एक तारामंडल या नक्षत्र का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाशगंगा में 7 तारों के एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में दिखाई देते हैं। अगला है, हब्बल का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? तो खगोलकी से संबंधित है। हब्बल का जो नियम है खगोलकी से संबंधित है। यह कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होता है। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र जो है 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक दूसरा प्रचुर मात्रा में तत्व है वह है हीलियम। कौन सा है? हीलियम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन का है और बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा? सबसे चमकीला जो तारा वो होता है सीरियस ए है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सीरियस ए, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो वह होता अंश या अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे या जिसे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तारों का चमकना उसके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठन हाइड्रोजन और हीलियम है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि। अगला देखते हैं दोस्तों। तो भिन्न चुनना है, तो निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? लुब्धक, क्योंकि इसके अलावा जो है मंगल है, शनि है, नेपच्यून है, ये सब क्या है? ग्रह हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लुब्धक सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से, लुब्धक को साइरस भी कहा जाता है। तो यही है, लुब्धक एक तारा है जो
पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। साइरस ए जो है सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महास्वान तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों में सबसे अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। अगला है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच में धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेबुला। नेबुला या निहारिका जो होता है अंतर तारकीय माध्यम से स्थित ऐसे अंतर तारकी बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित होते हैं। यह एक ब्रह्मांडी नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। कहाँ पे? नेबुला। अगला है एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा एक मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। इसे अमावस्या की रात में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिसे M32 और M110 के रूप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे करीब है? तो सबसे करीब जो होता है वह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे एंड्रोमेडा आकाशगंगा भी कहते हैं। जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो टोटल 4 चंद्रमा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोज की गई गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं जिसे गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रहों में गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो कैसा दिखाते हैं? वो दिखाते हैं घुमावदार है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे या आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार घुमावदार कुंडली आकृति से दर्शाया है। अगला है उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ग्रेट बियर? तो उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी संबोधन किया गया है। ये 7 तारों का समूह जो चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तारों का यह समूह सामान्यतः फागुन चैत्र माह में दिखाई देता है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? समुद्र। बाकी सूर्य, ग्रह, तारे जो हैं खगोलीय पिंड होते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र जो है पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में चमकता है? तो कौन है वो है तारा। रात्रि के समय में स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले खगोलीय पिंड तारा हैं, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर चमकते हैं। उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश विद्यमान नहीं होता। शब्द कामेट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। किस प्राचीन शब्द से आया है? तो वह है यूनानी से। कामेट शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका तात्पर्य लंबी पूंछ वाला तारा होता है। अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम या सौर मंडल। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसको कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। अगला देखते हैं दोस्तों, सूर्य या उसके चारों ओर भ्रमण कर रहे ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उसको सौरमंडल कहा जाता है। अगला है सूर्य और उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है।
24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो अब सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? वह है ग्रह। कौन सा है? ग्रह। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह जैसे सेरस, प्लूटो और एरिस हैं। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह है जिसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह हैं जिसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। कापरनिकस ने 1530 ईस्वी में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों स्टार लगा, पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए सौरमंडल के संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो हैं। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक या निकट का ग्रह है। सौरमंडल में बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया था क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम बताएं कि जो सौरमंडल है इसका जो उम्र है वह है 4.6 बिलियन वर्ष पुराना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। और एक ये भी गलत हो जाएगा इसमें कि सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, क्योंकि शनि जो ग्रह है उसके पास सर्वाधिक ग्रह हैं। इसमें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सौरमंडल में लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। और सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई प्राकृतिक, ये तो सही हो गया। और सौरमंडल में सर्वाधिक जो होता है शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो ए और दोनों आपका ये गलत हो रहा है, इसलिए ऑप्शन में स्टार लगा है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा? तो वह है ध्रुव तारा जो है हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। हम देख लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, अनेक उपग्रह, तारा और चंद्रमा और यूरोपा, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड सम्मिलित हैं। ध्रुव तारा जो है आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एवं यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रह पथों का जो समान आकार होता है वह अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार जो होता है अंडाकार या इलिप्टिकल कहते हैं, इसको इलिप्टिकल होता है। पृथ्वी हमारे अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला है सूर्य की किरणें सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात, जलवायु कटबंधों का निर्धारण, दिन व रात का छोटा बड़ा होना। अगला है सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा? तो निकोलस कापरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम निकोलस कापरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो किस गैलेक्सी का? आकाशगंगा का। आकाशगंगा मिल्की वे, क्षीण मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पल या स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका
एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला टॉपिक है सूर्य। तो सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसके आगे इसमें देख लेते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश के स्रोत को नाभिकीय संलयन है। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें रिएक्शन देख लेते हैं। तो 1H2 + 1H2 = होता है 2He4+ ऊर्जा। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग देखिए 1496,000,000 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो फोटोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में यह प्रकाश मंडल का तापमान जो होता है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है, जो ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। अगला, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो सूर्य का प्रमुख जो तत्व वो है हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है 26.5% तथा अन्य 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सूर्य के वायुमंडल में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। तो कितने मिनट के कोण पे? तो 32 मिनट के कोण पे सामने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य पृथ्वी की सतह पे 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। अगला है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है। तो कितनी शक्ति को पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध कर लिया जाता है? तो वह है आपका 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 10⁻11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सौर प्रज्वाल कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं की तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर प्रज्वाल या सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कारण टकरा कर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे क्रमशः अरोरा या बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। ठीक, आगे है दोस्तों, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? तो कितनी है? तो 14.96 × 10⁷ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अनुमानित जो दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर है। सूर्य से
पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह है 15.21 किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण करते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण करते हैं, और जब पूरा सूर्य का कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अमावस्या के अवसर पे जब धरती से देखने पे सूर्य और चाँद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अगला है इसमें कि अगला टॉपिक है दोस्तों बुध। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह है बुध ग्रह। बुध सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका क्रोड लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। वह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। अगला, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वह होता है बुध। कौन सा? बुध। अगला है वीनस या शुक्र, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणवर्त दिशा में घूमता है? तो कौन सा ग्रह दक्षिणवर्त दिशा में घूमता है? तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह इसे साज का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है तथा यह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य का दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा या अर्थ ट्विन के नाम से ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह? वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आकार और घनत्व और व्यास में पृथ्वी के समान ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, अरुण और तथा वरुण को जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शुरू के जो 4 ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह और जो बाद वाले 4 ग्रह उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या साज का तारा कहा जाता है। यह सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है। सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? शुक्र के। शुक्र तथा वरुण 2 ग्रह हैं। शुक्र और वरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो 6 ग्रह हैं वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे साज का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता। अगला इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो कौन सा ग्रह है? उसे वीनस कहते हैं। वीनस यानी शुक्र पृथ्वी के आकार के समान है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व और आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शुक्र को। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? वह है शुक्र। ठीक, आगे है दोस्तों, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी
रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो किस ग्रह का नाम, तो वह है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र मतलब वीनस रखा गया है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% के लगभग पाई जाती है, सबसे अधिक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सबसे उष्म ग्रह कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह। कौन से ग्रह, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का अत्यंत उष्म ग्रह शुक्र हो जाएगा, सबसे उष्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। वीनस या शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है, तो कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है कितना है, तो 6×10⁻23 kg है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6×10⁻24 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो किस चाल से, तो 67,000 मील प्रति घंटा के हिसाब से परिक्रमा करती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो कौन सा निकटतम तारा है, तो सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगला है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है आपका चपटा गोल है। कैसा है, चपटा गोल। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है अर्थात पृथ्वी की आकृति अंडाकार है जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवतीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। अगला, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो धरती के जो प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, एक हैं। कितने हैं, एक हैं। धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन संभव है। अगला है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी का वह है चंद्रमा। आगे देखते दोस्तों, पृथ्वी पे मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो सूर्य होगा। ठीक, पृथ्वी पे उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतर का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है। अर्थात पृथ्वी पे उपस्थित सभी ऊर्जाओं के लिए सूर्य एक प्रमुख कारक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल अनेक गैसों के मिश्रण है। वायुमंडल जो है अनेक गैसों का मिश्रण जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन जो सर्वाधिक 78%, उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03%, नियान जो है आपका और 0.002%, हीलियम है 0.0005%, हाइड्रोजन है 0.00005%। आदि गैसें स्थान आता है। अगला देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा।
पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो होगा शून्य के बराबर होगा। चंद्रमा जो का परिक्रमण पथ है पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होता है। अगला है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी जो है आपका एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो तीसरा ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा जो पृथ्वी जो है ये भी ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। नेपच्यून जिसे वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका है और सौर मंडल से देखने पे यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो कितनी बार? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा कर लेता है। तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम या जीपीएस जिसे कहते हैं एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक के मध्य अमेरिकी की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटे यानी 11200 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक गति से हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा? तो यह है सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र जो होता है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों और झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाबों, झीलों एवं समुद्रों में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला जो टॉपिक है यह है मंगल। निम्न में से को लाल ग्रह भी कहते हैं। किसको लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला है, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। डीमोस जो होता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना? 3 गुना ऊंचा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा या उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 2 हैं। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 2 हो जाएंगे। मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह पे सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। अगला है, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह होगा? वह है मंगल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका बृहस्पति। बृहस्पति में किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो किस ग्रह का नाम चंद्रमा का नाम है? तो वह है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों में हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, पासिफे आदि प्रमुख हैं। गैनीमेड एवं यूरोपा उपग्रह पे जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन है? तो बृहस्पति का चंद्रमा कौन है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर टाइटन। तो बृहस्पति का जो चंद्रमा है वो टाइटन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बताना तो यह है बृहस्पति ग्रह। अगला देखते हैं, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है वह सफ़ेद धारियां या बैंड है? तो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। अगला है, बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और वह उस पर सफ़ेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में पाँचवां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है वरुण यम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबाग ने की थी। किसने? क्लाइड टॉमबाग। इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने 1930 ईस्वी में की थी। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था और वर्तमान में सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? यम। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉमबैग ने की थी। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को अब 1,34,340 नाम दिया है। प्लूटो के उपग्रह जो हैं चेरान और निक्स और हाइड्रा को भी क्रमशः 134,340 और फर्स्ट और दूसरा जो है आपका 134,340 सेकेंड तथा तीसरा जो है 134,340 थर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे है अगला जो है, खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो कौन खगोल शास्त्री थे? तो वो थे क्लाइड टॉमबाग। प्लूटो ग्रह का पता लगाए थे। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1930 में। प्लूटो के चाँद का नाम क्या है? तो इसके चाँद का नाम है चेरान इसके चाँद का नाम है। अगला है, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो वह कौन सा ग्रह है? प्लूटो। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? कौन सा ग्रह है? वह था प्लूटो। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा बौना ग्रह है? वह है प्लूटो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज जो सर विलियम हर्शल ने की थी। किसने किया था? विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 विलियम हर्शल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा प्रथम ग्रह है? तो कौन है इसमें? तो ये हो जाएगा यूरेनस। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस जो है दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनियम है तथा अन्य उपग्रह आवेरान, अब्रियल, एरियल, मिरांडा और पोरसिया है। इस ग्रह में 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तथा इसके 27 उपग्रह हैं। अगला जो टॉपिक है चंद्रमा। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता।
तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अगला है, चंद्र ग्रहण केवल में होता है, कब होता है? पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं चंद्रमा को? तो 27.3 दिन लगते हैं पृथ्वी दिवस के अनुसार। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। अगला है, इसमें एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समयावधि कितनी होती है? तो कितनी समयावधि होती है? तो 29 दिन से थोड़ी सी अधिक। इसके बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है और एवं ऐसे दिन जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है एवं 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक क्रमशः घटता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्र कलाएँ या चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा करता है तो उसका आधा भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है तो इसे अर्धचंद्र कहते हैं। चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई पड़ता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। 15वें दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है और चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। अब पूर्णिमा 30 से 15वें दिन चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य होता है जिसे अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अगला है, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो किस दिन? 15वें दिन। अगला है, इसमें रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह रात्रि के समय आकाश में सर्वाधिक चमकीला पिंड है। पृथ्वी की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगला जो है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो किस अवस्था में? तो अमावस्या के अवस्था में। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की एक छोर पर होते हैं तो इस स्थिति को चंद्रमास को प्रारंभ माना जाता है। चंद्रमा इस समय पृथ्वी से नजर नहीं आता है और इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की उपमा प्रदान की गई है। अगला है, एक महीने में कितनी बार आधा चाँद दिखाई देता है? तो कितनी बार? 2 बार। तो एक महीने में 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी को दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश चाँद पे पड़ता है और चाँद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। सूर्य एक तारा है तथा पूरे सौरमंडल का प्रधान है। सारे ग्रह उपग्रह इसी के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह तथा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों की भांति इसके पास भी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता एवं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला है, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो किस पिंड के चारों ओर घूमता है? तो पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता बल्कि
बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चाँद है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चाँद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। अगला है इसमें क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। अगला क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो कौन सा है? तो वह सेरस है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सेरस जो एक बौना ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अवस्थित है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। अगला धूमकेतु। धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो उसका नाम है हैली। हैली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद नजर आता है। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों का पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे चंद्रमा पर रहता है। सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित और स्वकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इससे गैसों की फुब्बारें निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई पड़ती हैं। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2061 या 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसे गैस और धूल के पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो कौन सा है? वह है धूमकेतु। अगला है इसमें हैली धूमकेतु या पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। हैली धूमकेतु या पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। हैली एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। वर्तमान समय में यह 1986 प्लस 76 मतलब 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। सौरमंडल में पाए जाने वाला पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने कुछ छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहते हैं। अगला है हैली धूमकेतु को किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है? तो किसे कब? तो पुनः देखा जा सकता है 2062 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ एवं धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कौन सा है? कॉमेट। कौन सा? कॉमेट। कॉमेट या धूमकेतु एक सौरमंडलीय पिंड है जो बर्फ और धूल के गैसों के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के भाग सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर होती है? किस दिशा की ओर होती है? तो सूर्य से दूर होती है। किधर? सूर्य से दूर होती है। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु सौरमंडलीय पिंड है जो धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। अगला है हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि है कितनी है? तो ये है 75 वर्ष। हैली धूमकेतु की जो कक्षीय अवधि है वो एक्चुअल में 76 है, 76 के आसपास में है, तो इसको अप्रॉक्स 75 हम लोग मान सकते हैं। 75 वर्ष हैली की एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी के नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में 75 या 76 कोई भी रहेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है हैली धूमकेतु कि कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो वह है 2061। कब है? 2061 में।
इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2061 में इसे पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हैली धूमकेतु एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। अगला है टॉपिक इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा भाग? तो वह मेटल है। इसके बारे में देखते हैं। तो मेटल के ऊपरी भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत है। भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोहो असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्लभता मंडल कहा जाता है। अगला है भू परावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भू परावरण के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहता है? दुर्बलता मंडल। इसके आगे देखते हैं मेटल जो परावरण के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे भाग को मेटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कितना परसेंट? 83%। एस्थनोस्फेयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान आंतरिक रूप से दुर्लभ और तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। कहाँ पे? तो परावरण के ऊपरी हिस्से का। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका में एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर हो चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बाह्यतम हिस्सा वो है क्रस्ट। पृथ्वी की बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर है। क्रस्ट को 2 भागों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभक्त किया गया है। इनके बीच घनत्व में असमानताओं की कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्रस्ट मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को मोहो असंबद्धता कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन है? तो वह है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ है। इसके अलावा इसमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? वह है स्थल मंडल के नीचे के भाग को। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं जो स्थल मंडल के नीचे स्थित होता है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक अनुमानित किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्पटी के चट्टानों में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी की संरचना में अब्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4% होती है। अब्रक एक बहुपयोगी खनिज है जो ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है। यही गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। भूपर्पटी में अब्रक की मात्रा लगभग 4% पाई जाती है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जो हैं इसमें ऑक्सीजन जो है 46.6%, सिलिकॉन जो है 27.2%, एल्युमिनियम 8.13% और लोहा जो है 5% है। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यह है सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। भूपर्पटी का चौथाई भाग सिलिकॉन है। यह ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है और संयुक्त अवस्था में प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। रेत अथवा सिलिकेट के रूप में पत्थरों, मिट्टी और खनिज पदार्थों में सिलिकॉन सर्वदा उपस्थित होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन है वह? एल्युमिनियम। भूपर्पटी पे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। इसका परमाणु क्रमांक 13 है। यह बोरान परिवार का तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला है पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, भूकंप, पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ शास्त्र कहलाता है।
परिस्थितिकी, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीव विज्ञान जो है वनस्पति एवं जंतुओं का अध्ययन। आचार शास्त्र जो है मानव व्यवहार का अध्ययन है। अगला धातुओं से पाई जाती हैं, तो क्या पाई जाती हैं? धातुएं से पाई जाती हैं। कहाँ से पाई जाती हैं? तो भूपर्पटी से पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई जो है IUGG के द्वारा 30 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 30 किलोमीटर। धातुएं भूपर्पटी में पाई जाती हैं। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपर्पटी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.60 है, तथा अन्य तत्वों में सिलिकॉन जो है 27.72, एल्युमिनियम जो है 8.23, लोहा 5% और मैग्नीशियम जो है 2.09% है। पृथ्वी के प्रस्तर यानी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व, उसका दूसरा प्रचुर तत्व जो है वह है सिलिकॉन। अक्षांश का टॉपिक है अगला। तो इसमें है बसंत विषुव या महाविषुव, जिसमें दिन और रात बराबर होने का समय है, को होता है। कब होता है? ये होता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। अगला है इसमें शब्द विषुव संदर्भित है। किससे संदर्भित है? दिन और रात की एक समान अवधि, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो कितनी बार? तो वर्ष में 2 बार पड़ती हैं सीधी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विषुव कहा जाता है। क्या? विषुव कहा जाता है। ग्लोब पे अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है? तो वह है भूमध्य रेखा। ग्लोब पे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है, तथा 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में देखी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी या क्रांति वृत्त के तल पर के कोण पर आनत है। तो कितने कोण पे आनत है? तो यह 66.1/2 डिग्री पे, 2 डिग्री अंश पे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी का उसके अक्ष या उसके कक्षा तल पे बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विषुव का सबसे अच्छा वर्णन जो है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इस ऑप्शन में जो हो जाएगा, सूर्य की ओर जब कोई ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देख लेते हैं इसके बारे में हम। विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान मात्रा में अनुभव होता है। विषुव के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर, बल्कि बीच में होता है। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। पृथ्वी पर हर वर्ष 2 विषुव होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होने वाले विषुव को वसंत विषुव कहते हैं तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले विषुव को शरद विषुव कहते हैं। अगला है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और
यहाँ दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ दिन की अवधि छोटी और रात बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है। इसे शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। अतः 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिसे स्वतंत्र दिन व रात की अवधि बराबर रहने और ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को सम रात दिन अथवा विषुव कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विषुव कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है? तो कौन सा शहर है? वह है पेंटियानक है। कौन सा है? पेंटियानक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेंटियानक जो है इंडोनेशिया शहर, पेंटियानक जो है इंडोनेशिया शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश जो है कांगो है, गैवान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील है। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाले सबसे निकटतम देश पेरू है। कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। भूपृष्ठ पे विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की एक अमोत्तर पर किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा तथा 66.5 डिग्री को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है देशांतर। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? तो कौन सा देश है? वह है यूएसए। कौन सा देश हो जाएगा? यूएसए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए में एक से अधिक मानक यामांतर रेखाएं हैं। कुछ देशों के देशांतरी विस्तार होने के कारण सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया जाता है, जैसे रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। मानक यामोत्तर किसी देश की गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है, जिसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है। कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। तो किससे होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वर्ष 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया जो 180 देशांतर के सहारे जाती है। इस रेखा को किसी भी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया है तथा इस रेखा पर समय को 24 घंटों में संयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ लिया जाता है। जब वह पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित दक्षिणी ध्रुवों पर रास सागर, रास बर्फ सेल तथा क्वीन माड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। ऐसा उसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी के कारण है, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्से में इसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी है। रूस में 11 तथा अमेरिका में 6 टाइम जोन है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है। अगला है वह मेरिडियन है जिस पर भारत मानक समय आधारित है। तो कौन सा है? वह है 82 डिग्री और आधे डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश को
मेरिडियन कहते हैं, जिसे भारतीय मानक समय आधारित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय का स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इसी को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्रीनविच ग्रीनविच समय जीएमटी से भारतीय मानक समय जीएसटी से आईएसटी से कितना आगे है? तो कितना आगे है, इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो टॉपिक है चट्टान है। यह चट्टान वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।